हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन फिर मॉडर्न इंडिया में आगे चलेंगे। मॉडर्न इंडिया में या फिर ये कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो एक बार याद दिला देता हूँ आपको कि हम कहाँ तक हो चुके हैं, मतलब कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आगे चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बढ़ गई। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के माध्यम से मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, उसमें कुछ डिक्लेरेशन घोषणाएं जारी की गई। 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और ये वर्ल्ड वार 1918-19 तक चलता है। और इसी के पश्चात 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन छेड़ते हैं। ठीक है, और यहीं 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब हो रहा है। और 1919 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहां से स्टार्ट करूंगा दोबारा। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं? मॉन्टेग्यू जो था उस टाइम का वो सेक्रेटरी था और जो चेम्सफोर्ड था इस टाइम का गवर्नर जनरल था। और इसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे मैं कल समझा ही चुका हूँ कि इसमें द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, राज्यों में डायरकी स्टार्ट की गई थी। साथ ही इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिमों के साथ साथ सिख और क्रिश्चियंस को भी दिया गया था। और इस अधिनियम की एक सबसे बड़ी बात थी जो ये कि इस अधिनियम का रिव्यू या इसका पुनर्विचार जो होगा वो 10 साल बाद होगा। यहां से अब आपके सामने टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होगा। मतलब इस अधिनियम का रिव्यू 10 साल बाद होगा। मतलब ये 10 साल बाद पता किया जाएगा कि इस अधिनियम में कुछ चेंज होना है या नहीं, भारतीयों को कुछ और अधिकार दिए जाने हैं या नहीं, या भारतीयों के लिए संविधान में कुछ बदलाव होना है या नहीं, या भारतीयों के लिए क्या अगली व्यवस्था कानूनी हो। इसके लिए कब होना है? ये 1929 में। अब बाकी का मिटा देते हैं, इसी पर चलते हैं। तो 1929 में इसका रिव्यू होना है, लेकिन इस रिव्यू को समझने से पहले, मतलब क्या होगा उससे समझने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। एक्चुअली 1927 की बात है, 27। एक ग्रेट ब्रिटेन जो भारत को गुलाम बनाए हुए है, ग्रेट ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी है लेबर पार्टी और एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, और 1927 में, मतलब अभी वर्तमान में सरकार इसकी है, कंजर्वेटिव पार्टी की। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीयों के लिए लेबर पार्टी थोड़ा अच्छी है, मतलब प्लस का निशान रख रहा हूं मैं तो समझ आएगा। लेबर पार्टी भारतीयों के लिए थोड़ा अच्छी है, मतलब सपोर्ट करती है इंडियंस को। कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों को सपोर्ट नहीं करती। ये चाहती है कि भारतीयों को अधिकार ना मिले, ये चाहती है भारतीय अपने संविधान के आधार पर न रहें, भारतीयों की स्वतंत्रता की बात कम करती है। यह पार्टी भारतीयों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता या फ्रीडम के लिए बात ज्यादा करती है। और 1927 में इस पार्टी की सरकार है, कंजर्वेटिव पार्टी की। ठीक है, यहां तक। अब क्या है, रिव्यू कब होना है? 1929 में, मतलब 2 साल बाद। लेकिन एक गड़बड़ थी। 1928 में ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में क्या होने हैं? चुनाव, इलेक्शन होने हैं। जैसे भारत में होते हैं लोकसभा के, वैसे ही वहां पर चुनाव होने हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। यहां लोकसभा, उसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और वहां प्रधानमंत्री बदल सकता है, और यह भी आ सकता है, कंजर्वेटिव पार्टी का भी पीएम लौट के आ सकता है, या प्रधानमंत्री इसका भी आ सकता है। अब कंजर्वेटिव पार्टी 1927 में सोच रही है कि यार, अगर 1928 में अगले साल चुनाव हो रहे हैं और चुनावों में अगर ब्रिटेन में ये लेबर पार्टी जीत गई तो लेबर पार्टी का बंदा प्रधानमंत्री बनेगा और लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भारतीयों के इस कानून का जब रिव्यू 1929 में होगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेबर पार्टी की ब्रिटेन वाली सरकार भारतीयों को कहीं आजाद कर दे। 1929 में हो सकता है ये भारत का संविधान बनवाए लेबर पार्टी और भारतीयों को अधिकार दे दे, भारतीयों को स्वतंत्रता ही दे दे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ से ब्रिटेन के हाथ से भारत निकल ही जाए। अर्थात इस पार्टी को यह डर लग रहा था कि ऐसा गड़बड़ ना हो। इसलिए इस पार्टी ने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि 1929 में रिव्यू होने वाला है वो आज 1927 में ही करा दें। क्यों नहीं? जो 10 साल बाद होना है वो आज 8 साल बाद ही करा दो, क्या दिक्कत है इसका? इसी उद्देश्य के लिए, अब बाकी बता देता हूं, इसी उद्देश्य के लिए इस कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने
अब यहां से बाकी तो खत्म कर देते सब, कोई मतलब ही नहीं होता। इस कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 1927 में ही एक रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, शाही संविधान आयोग बनाया, जिसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा होती है। और ये कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि भारत आजाद नहीं होना चाहिए, भारतीयों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए अगर भारतीयों को अधिकार, मतलब भारत को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए इस साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर इंडिया का बनाया ही नहीं गया। सारे के सारे मेंबर यूरोप के ही बंदे थे, मतलब वहीं ग्रेट ब्रिटेन के आसपास के थे, यूरोप के ही बंदे सब इसके सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष भी वहीं का है। ये चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का कोई बंदा इसका मेंबर बने। क्यों? क्योंकि इंडिया का बंदा मेंबर बनेगा तो वो इंडिया के अधिकारों के लिए बात करेगा, भारतीयों के लिए अधिकारों की बात करेगा। इसीलिए इसमें कोई इंडिया का बंदा ही नहीं आया, मतलब बनाया ही नहीं गया। अब साइमन कमीशन इंडिया आता है। इंडिया आता है। इंडिया में कहां पर? मुंबई, पहले बॉम्बे था, जो बॉम्बे था उसमें गेटवे ऑफ इंडिया पर साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे उतर रहा है आज, मान लेते हैं आज ही उतर रहा है। और किस लिए आ रहा है? भारत का संविधान बनाने के लिए। किस लिए आ रहा है? भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, भारत का संविधान बनाने और उस पर विचार विमर्श करने और सरकार के जो भी सिस्टम है उसको चेक करने के लिए आ रहा है। भारतीयों को पता चल चुका था कि साइमन कमीशन आज इंडिया आ रहा है। और एक बात और बता दूं, मैंने आपको बताया था ना पहले कि एक सेक्रेटरी का पोस्ट होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव। इस टाइम पर जो राज्य सचिव था उसका नाम था सर जॉन बर्किनहेड। दोबारा बोल रहा हूं, सर जॉन बर्किनहेड। जब साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उस पानी के जहाज में साइमन भी है, साइमन की जो टीम है उसके मेंबर भी हैं, और साथ में उसमें एक बंदा और है, सर जॉन बर्किनहेड। मतलब सारे मेंबर हैं, सर जॉन बर्किनहेड भी खड़ा हुआ है और साइमन भी घटा हुआ है। और गेटवे ऑफ इंडिया पर हजारों और धीरे धीरे हजारों और फिर लाखों की संख्या में भीड़ खड़ी हुई है। और भीड़ के हाथ में होर्डिंग हैं, बैनर हैं, बोर्ड हैं, पंपलेट्स हैं, और सब बाहर चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहे हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अब जैसे साइमन कमीशन और उसके मेंबर और सर जॉन बर्किनहेड जैसे गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर चढ़ते मतलब ऊपर नहीं, मतलब जैसे बाहर की तरफ आते हैं तो सारे के सारे लोग पीछे की तरफ मतलब करने की कोशिश करते हैं कि आप वापस जाओ यहां से। तो सर जॉन बर्किनहेड इंग्लिश में साइमन से एक बात बोलता है, मैं उसी को हूबहू थोड़ा सा एडिटिंग करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए, थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको, यहां पर ये हिस्ट्री या जो मॉडर्न इंडिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं, कभी भी पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग नहीं है। इसको समझना कहानी की तरह, अगर समझोगे ना तो ये चुटकियों में याद हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो? रट्टा मारने की कोशिश करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, जो सबसे गलत है। इसी कारण ये याद नहीं होता। एंशिएंट हुआ, प्राचीन है, मध्यकालीन भारत है, क्या कहते हैं, आधुनिक भारत है, इतनी इंटरेस्टिंग है, बस शर्त है कि इनको समझा जाए। और समझने के लिए कोई समझाने वाला बंदा हो जो बिल्कुल आत्मसात करके बिल्कुल घोल के पिला दे। ये ध्यान रखना, ये किताबों के माध्यम से कभी समझ में नहीं आ सकता। आप यार स्पेक्ट्रम पढ़ो उठा के, आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ा के उठो, खोल के पढ़ो, या ग्रोवर की किताब पढ़ो, आपको कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ा, लेकिन आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग एक बार ये बन गया, उसके बाद ये माइंड से कभी नहीं स्लिप होता, कभी नहीं स्लिप होता। आज जैसे मैं भी अब तो खैर मॉडर्न इंडिया को मुझे पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी भी पढ़ता हूं तो मेरे को कहानी तो मेरे को पूरी याद है, मतलब पूरी की पूरी मूवमेंट याद है। जब भी कोई चीज पढ़ता हूं ना तो कहानी में नए नए घटनाएं बीच बीच में जोड़ता रहता हूं अपने आप। क्यों? क्योंकि उससे स्टोरी पूरी समझ में आ जाती है। इसलिए आप भी याद नहीं करना, इसको समझना और कहानी बना के समझना, पूरा कॉन्सेप्ट हूबहू याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। इसलिए पढ़ने का नहीं, समझने का। तो पढ़ोगे तो गड़बड़ करोगे। और हाँ, दूसरा बात, और पढ़ाई को कभी भी बोझ मत मानना। बोझ, अगर बोझ मानोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। उदाहरण के लिए, मैं भी तुम्हें पढ़ाने नहीं आता, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं। मैं आपको ये आधा पौन घंटे की जो बात कर रहा हूं ना आपसे, ये मैं पढ़ाने नहीं आता, मैं आप लोगों के साथ मनोरंजन करने के उद्देश्य से आता हूं। अगर पढ़ाने के उद्देश्य से आऊंगा ना तो आप वही करोगे, मैं बोलूंगा लिख लो, साइमन कमीशन 1928 में आया, इसमें सारे व्यक्ति यूरोपियन थे, कोई भी भारतीय नहीं था। ऐसे आपको पढ़ाऊंगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं।
पढ़ाने को एक कला बनाओ, पढ़ाने को एंटरटेन करो। अगर मैं एंटरटेन नहीं करूंगा तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे, मुझे झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं मनोरंजन के साथ आपको पढ़ाना चाहता हूं और आप भी मनोरंजन के साथ पढ़ना चाहो, तब आप कुछ बन पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या है, साइमन कमीशन और सर जॉन बर्किनहेड यहां पर पीछे पब्लिक बहिष्कार कर रही है। तो सर जॉन बर्किनहेड पूछता है साइमन से, साइमन ये क्या प्रॉब्लम है? तो साइमन कहता है कि सर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग वापस चले जाएं। सर जॉन बर्किनहेड कहता है क्यों, ये क्यों चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं? सर ये कह रहे हैं कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस मेंबर नहीं है और इंडिया का ही संविधान बनाना है इनको, तो ये चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसका रिव्यू करना है 1919 का, तो ये इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडिया का ही बंदा होना चाहिए, ये लोग चाहते हैं कि इसमें इंडियन रखे जाए। तो सर जॉन बर्किनहेड कहता है मतलब ये इंडियंस लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्रॉ करेंगे, खुद बनाएंगे? तो साइमन ने कहा यस सर, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। अच्छा, ये लोग इतने टैलेंटेड हैं? सर ये तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं, या हम में से भी कुछ 2-4-5 मेंबर जो हैं वो साइमन कमीशन के मेंबर बनाए जाएं। तो सर जॉन बर्किनहेड थोड़ा सा आगे आता है और आगे आता है तो पहले पब्लिक से कहता है आप लोग शांत हो जाओ। तो पब्लिक शांत हो जाती है। तो उसी में पब्लिक में एक बंदा बहुत आगे खड़ा हुआ था। तो साइमन कमीशन पूछता है कि आप इनके हेड हो? साइमन कमीशन नहीं, सर जॉन बर्किनहेड पूछता है कि आप इनके हेड हो? वो कहता है यस। क्या नाम है आपका? वो कहते हैं मोतीलाल नेहरू। ओके मोतीलाल नेहरू। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नेहरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू कर रहे हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का जब रिव्यू कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि इसका रिव्यू करने के लिए हम भी मेंबर बनने चाहिए। हम चाहते हैं क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो इंडिया के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। ओके। तो मिस्टर नेहरू, तो क्या आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करना चाहते हैं? यस सर, हम अपना खुद ड्रॉ करना चाहते हैं। तो क्या आपके पास इतना टैलेंट है कि आप बना सकते हैं? आप लोग इतने एलिजिबल हैं, योग्य हैं कि आप बना पाएंगे? यस सर, क्यों नहीं है योग्य, हम योग्य हैं और बना भी सकते हैं, आप मौका दो हमको, अपॉर्चुनिटी दो हमको। सर जॉन बर्किनहेड को गुस्सा आ गई। उसने कहा कि तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हो, ठीक है मिस्टर नेहरू, एक काम करते हैं ना। क्या? नेहरू, एक काम कर देते हैं, आज हम लोग लौट जाते हैं और तुम एक काम करो, तुम अपने इंडिया के मेंबर्स, इंडिया के लोगों को मिलाकर, जितने भी लोग तुम्हारे योग्य हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, उन लोगों को मिलाकर एक टीम बनाओ, एक टीम बनाओ और उस टीम में सारे के सारे बंदे इंडियंस रखो, इंडियंस रख लो, जितने एजुकेटेड, जितने भी फिलोसोफर, जितने भी विद्वान हो, सबको रखो, उसका मेंबर बनाओ। और एक काम करो, तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करो। और नेहरू, क्या बोला था पूरा नाम? मोतीलाल नेहरू। हाँ, नेहरू, तुम एक काम करना, जो तुम ड्राफ्ट बनाओगे, मान लो जो तुमने ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट पर तुम्हारे यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक कांग्रेस, लाइक मुस्लिम लीग, लाइक अदर्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सबको उस पर राजी कर लो। क्या? दोबारा बोल लो, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लेना। तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करो, उस पर कांग्रेस को भी राजी कर लेना, मुस्लिम लीग को भी राजी कर लेना, और तुम्हारे यहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सबको राजी कर लेना। अगर सारी पार्टियां तुम्हारे बनाए गए ड्राफ्ट को एग्री कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो मिस्टर नेहरू, वादा करता हूं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मैं पास करवाऊंगा और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे लोगों के द्वारा मैं बनवाऊंगा। ये वादा है मेरा, बशर्ते कि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री होनी चाहिए तुम्हारे बनाए गए ड्राफ्ट पर। मोतीलाल नेहरू ने कहा डन, चैलेंज एक्सेप्टेड, आपकी चुनौती स्वीकार है। अब क्या होता है, साइमन कमीशन वापस लौट जाता है और मोतीलाल नेहरू अपनी एक टीम बनाते हैं जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं, नेहरू कमेटी 1928। और नेहरू कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट में क्या होता है, आ जाए। नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू चेयरपर्सन है, सारे मेंबर इंडियंस हैं, इसमें कोई भी फॉरेनर्स नहीं है। अरे इसकी ड्राफ्ट के अंदर दो बातें थी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन दो ही आपके लिए समझने वाले हैं बस मेनली। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया था कि इंडिया को स्वराज दिया जाएगा। स्वराज का मतलब है आजादी दी जाएगी।
आज़ादी का मतलब है यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो होगी वो हमारी जनता खुद चुनेगी, और गवर्नमेंट मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वो जनता के द्वारा चुना हो गया होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, और किसके द्वारा होगी? इंडियंस के द्वारा होगी। पहली डिमांड। और दूसरी बात, पहली मैंने कहा दो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी तो और भी हैं। दूसरी डिमांड इसमें थी ये कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है अधिराज्य दिया जाएगा, अधिराज्य दिया जाएगा। ये दो। अब आपको मैं जानता हूं स्वराज, आजादी, इंडिपेंडेंस ये तो समझ में आ गया होगा। अधिराज्य आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पॉइंट को बदल देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटे छोटे डाउट आपके सामने छोड़ दूं। नहीं, डाउट क्लियर करके चलेंगे, भले ही हमको 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन चीजें क्लियर करके चलेंगे साफ साफ। अब डोमिनियन स्टेट क्या होता है वो समझ लें। एक्चुअली है क्या, यहां पर 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। किसी भी देश का जो हेड होता है, किसी भी देश का, इसको यहां से बना ऐसे समझना, 2 पॉइंट ये हैं यहीं तक, ठीक है। किसी भी कंट्री जो है या उस किसी भी देश के हेड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। अब ये तीनों टाइप कैसे हैं? पहला आनुवांशिक। आनुवांशिक, आनुवांशिक का मतलब है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। जैसे आज दादाजी राजा हैं, कल को पिताजी राजा रहेंगे, उसके बाद उनका पुत्र राजा रहेगा। ये ब्रिटेन, ये सिस्टम कहां पर है? ग्रेट ब्रिटेन में। ये सिस्टम कहां पर है? जापान में। मतलब आज मैं राजा हूं, कल को मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। आज की डेट में ये नॉर्थ कोरिया में भी है। नॉर्थ कोरिया, वो क्या नाम है उनका, लिंगम पिंगम टाइप के जो है वो ऐसे ही है। पहले दादाजी थे, उसके बाद पिताजी, फिर वो किंग जोंग करके नाम जो है। ये वाला सिस्टम, पहला देश के हेड जो होते हैं, पहला। इसे जो कहते हैं उसे कहा जाता है मोनार्की, हिंदी में राजतंत्र, ठीक है। दूसरा एक सिस्टम होता है इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब है 5 साल बाद या निर्धारित टाइम के बाद, 5-4 साल बाद चुनाव होगा। चुनाव के माध्यम से मैं जीतूंगा तो मैं बनूंगा, दूसरा जीतेगा तो दूसरा बनेगा, ठीक है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट कितने साल बाद? 4 साल बाद। और इंडिया में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कितने साल बाद? 5 साल बाद। वो तो हर देश का अपना अपना है, भारत का 5 साल है, अमेरिका का 4 साल है। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो 5 साल में या 4 साल में चुनाव होंगे। ऐसा सिस्टम ये मोनार्की कहलाता है। इसे कहते हैं अलग कलर के लिखता हूं, इसे कहते हैं गणतंत्र, मतलब रिपब्लिक, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है डोमिनियन, अधिराज्य। अधिराज्य को पहले समझते हैं, इलेक्टेड नहीं, इसमें होता है अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त। मतलब कोई देश है, इसमें वर्ल्ड का मैप से समझाना है लेकिन आपको कैसे समझ लें, कोई देश है, मान लो इंडिया है, ये रहा इंडिया। इंडिया किसका गुलाम है? ब्रिटेन का। इंडिया आजाद हो जाएगा, इंडिया के प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे, जन स्वराज हो गया, प्रधानमंत्री का चुनाव मतलब आजादी तो मिल गई, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। इंडिया के 5 वर्ष पश्चात इसको ब्रिटेन की महारानी 5 वर्ष पश्चात अपॉइंट करके भेजेंगी। अगर ऐसा होगा, जैसे आज रामनाथ कोविंद का चुनाव होता है, अगर ऐसा होता कि रामनाथ कोविंद का चुनाव ना होता, रामनाथ कोविंद की जगह हर 5 साल बाद ब्रिटेन के राजा रानी 5 साल बाद अपना बंदा भेजते किसी को। मतलब मान लो कभी अलेक्जेंडर को भेजा, कभी विलियम को भेजा, मतलब कौन पूछ रहा होता, आज कौन होता? रामनाथ कोविंद की जगह होते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन? विलियम। या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगली बार कौन आया? रॉबर्टसन। ऐसा हो रहा होता। अगर ऐसा होता, अपॉइंट करके देता, मतलब जब किसी गुलाम रहे हुए देश में जिसने गुलाम बनाया, मतलब जिसने गुलाम बनाया, मतलब ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया, किसको बनाया? इंडिया को। अगर ऐसा होता कि ग्रेट ब्रिटेन हर 5 साल बाद इंडिया के बंदे को अपॉइंट करके भेजे, तो इसे कहते हैं डोमिनियन, हिंदी में बोलते हैं अधिराज्य। आज की डेट में भारत डोमिनियन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। डोमिनियन कौन है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्रिटेन के गुलाम थे, लेकिन आज भी इनके गवर्नर जनरल को ब्रिटेन की महारानी हर 5 साल बाद भेजती हैं। यहां तक समझ में आ गया कि ये 3 पॉइंट क्या है। अब मैंने आपसे कहा कि नेहरू रिपोर्ट जब आई
तो नेहरू रिपोर्ट में आजादी की बात की गई थी, मतलब राष्ट्र प्रधानमंत्री हमारा चुना हुआ होगा, मतलब नरेंद्र मोदी हमारे चुने हुए होंगे, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी हमारी जनता के द्वारा चुने गए होंगे। नेहरू रिपोर्ट ये कहती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहती है डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य होगा, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। हर 5 साल बाद ब्रिटेन की महारानी गवर्नर जनरल को भेजेंगी, यह कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में कि हर 5 साल बाद ब्रिटेन की महारानी हमारे यहां बंदे को भेजे अपॉइंट करके। नेहरू रिपोर्ट में कहा था यह दूसरा पॉइंट होगा। तो अब हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट पूरी बन के तैयार हो गई। समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट, मेनली 2 पॉइंट है, बाकी और भी है, लेकिन आपके लिए 2 ही काम किया है बिल्कुल। अब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन कराने के लिए सारी मेन पार्टियों के हेड को बुलाया गया और मेंबर अच्छे खासे बुलाए गए। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ऊपर है और कार्यकारिणी के सदस्य और सब नीचे बैठे हैं। तो होता क्या है, मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि अब इस रिपोर्ट को पास करने का समय आ चुका है। जैसा कि सर जॉन बर्किनहेड ने कहा था कि ये रिपोर्ट पास करवानी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये डिमांड रख रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉजिटिव वोट करेंगे। तो पहला, मोतीलाल नेहरू ने बोला पहली डिमांड है हमारी कि हमारे को स्वराज दिया जाएगा, मतलब आज़ादी दी जाएगी। तो सारे कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के सारे मेंबर ने कहा डन दी जाएगी बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट रखा कि दूसरा पॉइंट क्या था, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, मतलब गवर्नर जनरल को हर 5 साल बाद ब्रिटेन की महारानी अपॉइंट करके भेजेंगी। बस यहीं पर मामला अटक गया। यहीं सबसे पहले रिजेक्ट किया जवाहरलाल नेहरू, उनके पुत्र ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा साफ साफ नहीं, भारत को आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुना होगा और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना गया होगा। यह अधूरी आजादी वाला फंडा नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज, स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज। अर्थात जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करने वाले और भी हो गए, अर्थात कांग्रेस ने ही इस डोमिनियन स्टेट की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। साफ साफ बोल दिया कि नहीं चाहिए ये। अर्थात मोतीलाल नेहरू की जो मांग थी वो सबसे पहले तो कांग्रेस ने खारिज कर दी। अब जैसे ही खारिज की तो मोतीलाल नेहरू अपना मुंह लटकाए खड़े हुए थे। गेट पर खटखट की आवाज होती है, गेट खुलता है, अंदर 2 बंदे आते हैं, पहला सर जॉन बर्किनहेड और दूसरा साइमन। और सर जॉन बर्किनहेड आते ही सबसे पहले मोतीलाल नेहरू से कहता है, हाँ क्या नाम बोला था तुमने अपना, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई पे नाम बोलो ना। उन्होंने कहा मोतीलाल नेहरू। तो उसने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बोली कि नेहरू एक बात बताऊं। मोतीलाल नेहरू ने कहा बताइए। तुम इंडियंस में ना और कुत्तों में 2 सिमिलैरिटीज होती हैं, जानते हो क्या? क्या? तुम भारतीय और तुम कुत्ते भौंकना जानते हो, चिल्लाना जानते हो, काम करना नहीं आता तुमको। तू अपना संविधान बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यूनिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पावर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बिल पावर चाहिए, तेरे पास वो भी नहीं थी। और बात करता है अपना संविधान बनाने की, चलट यहां से। चूंकि अब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट खारिज हो गई तो सर जॉन बर्किनहेड 4 सुना के चला गया और फिर साइमन को बोलता है बर्किनहेड, आप सुन साइमन, आज के बाद इनके कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तू तैयार कर। ये लोग गुलाम थे और हमेशा गुलाम रहेंगे, ये आजाद होने के लायक ही नहीं है। तो इनका ड्राफ्ट बनवा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसी को लेकर हम संविधान बनवाएंगे। इनका कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन ने बनाया है और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी ब्रिटेन बनाएगा और हम ही इन पर राज करेंगे। अर्थात अब साइमन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उससे ये साइमन की रिपोर्ट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चले आगे, आ जाए। अब होता क्या है, साइमन की रिपोर्ट मान लो आ गई, ये रही साइमन की रिपोर्ट, ठीक है। साइमन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, रिपोर्ट ये आ गई। अब इस रिपोर्ट को लेकर लंदन में आरटीसी होगी, आरटीसी गोलमेज सम्मेलन होगी। अब गोलमेज सम्मेलन में इसको पास किया जाएगा। अगर ये पास हो गई तो कानून बन जाएगा आगे का, और अगर ये पास नहीं हुई तो पहली आरटीसी के बाद दूसरी आरटीसी होगी, और ये पास हो गई तो फिर कानून बन जाएगा। अगर ये नहीं हुई तो फिर तीसरी आरटीसी करानी पड़ेगी, मतलब पास करानी पड़ेगी ये। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहा जाता है, गोलमेज आरटीसी इसलिए कहते हैं इसको गोलमेज, क्यों? क्योंकि इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता, सब गोल बराबरी के आकार पर बैठे होते हैं, कोई चेयरपर्सन नहीं होता इसलिए, और सबको सहमति के आधार पर इस पर डिस्कस करना होता है। तो पहले आरटीसी में यह मांग खारिज हो चुकी है, मतलब पहली आरटीसी में साइमन की रिपोर्ट पास नहीं हो पाई, असहमति बन चुकी है, मतलब मामला अटक गया है, इसलिए इस आरटीसी फेल हो चुकी है, इस आरटी का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब दूसरी आरटीसी जो है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में होना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होना है, ठीक है यहां तक। अब इसी बीच 1931 में जब आरटीसी होने वाली है, तभी भारत की परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं। अब क्या बदल गई हैं, वो परिस्थितियों की तरफ चलते हैं। 1929 में, आप थोड़ा सा इकोनॉमी से जोड़ते हैं इसको, 1931 में पूरा वर्ल्ड जो था वो वैश्विक मंदी की चपेट में है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है रिसेशन या मंदी आ चुकी है, और मंदी का जो परिणाम जो है वो भारत में भी पड़ रहा है, उस टाइम के इंडिया में भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मंदी का मतलब क्या है, पहले मंदी ये समझ लें। मंदी का तात्पर्य है कि सामान नहीं, मंदी का तात्पर्य ऐसे समझें कि भारत में बेरोजगारी है। क्यों बेरोजगारी है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है, अब पैसे नहीं है मेरी जेब में तो भाई मैं क्यों चीजें खरीदूंगा मार्केट से। अर्थात बार मार्केट में सारी चीजें रखी हुई हैं लेकिन खरीदारी नहीं है। जब खरीदार नहीं है, सीधी बात भैया, अब मार्केट में कोल्ड ड्रिंक रखी है, अगर हमने 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली तो 2 रुपया 1 रुपया सरकार के पास टैक्स जाएगा। अगर सरकार के पास, अब हमने 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो सरकार के पास 1 रुपया टैक्स नहीं जाएगा। आज जैसे मान लो सरकार, आज कोरोना की वजह से क्या प्रॉब्लम है कि मंदी सी छा गई है। क्यों? क्योंकि सामान दुकानों के अंदर रखा हुआ है, खरीदारी मौजूद नहीं है। जब खरीदारी मौजूद नहीं है तो सामान बिकेगा नहीं, और जब सामान बिकेगा नहीं तो कोई बिकेगा नहीं तो सरकार के पास टैक्स कहां से जाएगा और सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। यही 1929 के आसपास में हो रहा था। मंदी थी और मंदी की वजह से जनता खरीदार की स्थिति में, खरीदने की स्थिति में नहीं थी, परचेजिंग पावर नहीं थी। परचेजिंग पावर न होने की वजह से सामान बिक नहीं रहे थे, सामान न बिकने की वजह से सरकार के पास टैक्सेशन या कराधान की शक्ति नहीं थी, और कराधान न होने के कारण सरकार के खजाने खाली थे। इसी बीच भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो जनता के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की थी, बेसिक रिक्वायरमेंट की, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह वगैरह। उसने सोचा कि भाई जनता कुछ नहीं खरीदेगी, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जनता आटा तो खरीदेगी, दाल तो खरीदेगी, चावल तो खरीदेगी, मसाले तो खरीदेगी, नमक तो खरीदेगी, मिर्च तो खरीदेगी, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं खरीदेगी, आवश्यक वस्तुएं तो खरीदेगी। उसने क्या किया, बेवकूफी का परिचय दे दिया, और इस वक्त बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें थी उन पर टैक्स की मात्रा बढ़ा दी, उनको महंगा कर दिया। अर्थात वैश्विक मंदी के कारण यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी है, वैश्विक मंदी के कारण यहां पर प्रॉब्लम खड़ी है। अब जब प्रॉब्लम खड़ी हो गई प्रॉब्लम जब यहां पर खड़ी, अब जब क्या है, जब इधर मंदी पड़ी हुई है तो लॉर्ड इरविन ने बहुत बेसिक आवश्यकता की जो वस्तु उन पर टैक्स बढ़ा दिया। इसी बीच कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है 1929 में लाहौर में, 1929 में। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और इसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है। जब गांधी जी जब इस सम्मेलन में पहुंचते हैं तो गांधी जी पिछले 7-8 साल के वनवास के बाद राजनीति में दोबारा लौट के आए हैं, क्योंकि अब गांधी जी पिछले बहुत दिनों से राजनीति में आ नहीं रहे थे। तो जब 7-8 साल के वनवास के बाद जब गांधी जी राजनीति में जब दोबारा लौट के आए तो निश्चित रूप से मंच पर गांधी जी को बुलाया गया। तो जब गांधी जी आए तो भाषण देते हैं 10-15-20 मिनट तक। तो बीच में वहीं पर एक महिला बैठी हुई थी कांग्रेस के आरडी की समिति में। तो उस महिला ने गांधी जी से एक बात बोली, गांधी जी आपसे कुछ कहना था। महिला बोली बताइए, गांधी जी बोले बताइए क्या। गांधी जी हाथों में खुजली हो रही है। गांधी जी ने कहा मतलब? गांधी जी आपने 1920-21 में असहयोग आंदोलन किया था ना, तब से कोई आंदोलन नहीं किया तो हाथ अभी गर्म नहीं हो रहे हैं। आप कोई छोटा मोटा आंदोलन करो ना, एक आंदोलन करो ना, जनता चाहती है आप कुछ करें तो एनर्जी आ जाएगी। गांधी ने कहा एक बात बताओ यार, मैं आंदोलन करता हूँ हैं, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो तुम लोग सपोर्ट तो करवा लेते हो मुझसे, आंदोलन को बढ़वा भी देते हो, लेकिन जब मैं जेल वेल जाता हूँ तो मिलने नहीं आता तुम में से कोई भी मुझसे।
गांधी जी, फिर लोगों ने बोला गांधी जी नहीं इस बार करो, अब जेल जाओगे तो हम मिलने आया करेंगे, आपसे मिलने आया करेंगे। खैर सीरियस मत लीजिएगा, समझाने के लिए कभी कभी घटनाओं को तोड़ना मरोड़ना भी पड़ता है। इसी बीच अब गांधी जी एक आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन क्या है, आंदोलन क्या है उसकी एक पृष्ठभूमि है, पूरी बैकग्राउंड बनाता हूं। चूंकि गांधी जी अब एक दिन अपने घर पर बैठे हुए थे, एक दिन अपने घर पर बैठे हुए थे, तो समय हो रहा है करीब 6 बजे का समय है, समय 6 बजे का है। तो गांधी जी अपनी पत्नी थी, उन पत्नी से साफ साफ बोलते हैं कि कस्तूरबा, वो कहते हैं हाँ कस्तूरबा भूख लगी है, खाना बना दोगे? हाँ गांधी जी बना दोगे, थोड़ा सा बस आधे घंटे का इंतजार करो। तो कस्तूरबा क्या करती हैं, एक जगह पर चूल्हा रखा हुआ था पत्थरों से बना हुआ, मालूम होगा पहले गांव में ऐसे चलते थे, पहले गांव में क्या शहरों में भी यही था। और लकड़ी लगाती हैं, उस पर ऊपर पतीला वतीला रखती हैं, पानी डालती हैं, सब्जी वब्जी काट के डालती हैं, सब कुछ डालती हैं। तभी उसमें क्या होता है, कस्तूरबा एक डिब्बा होता है प्लास्टिक का, उस डिब्बे में से 2 पीस उठाती हैं और उस पतीले के अंदर डाल देती हैं। गांधी दूर से बैठे बैठे देख रहे थे, तो गांधी जरा पास तक आते हैं और बैठते ही पूछते हैं कस्तूरबा। कस्तूरबा ने कहा गांधी नो टचिंग नो किसिंग। गांधी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं किस करने नहीं आया। तो अभी 6:30 बजे इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर क्या बात है? मैं तो बस ये पूछने आया था कि इस डिब्बे में से तुमने इसमें क्या डाला? नमक था। इतना प्यार से क्यों पूछ रहे थे? वैसे ही वहीं से बैठे बैठे पूछ लेते। नमक था। अच्छा, ये नमक का पैकेट कितने का आता है? पहले 7 पैसे का आता था, अभी जब से ये लॉर्ड इरविन ने टैक्स बढ़ाया है तब से 14 पैसे का आ रहा है। 14 पैसे का? अच्छा कस्तूरबा एक बात बताओ, क्या इस नमक को इस सब्जी में न डालें तो काम चल सकता है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, तो क्या पब्लिक इसके बिना रह सकती है? उन्होंने कहा नहीं, स्वाद रहित हो जाएगा शाम खाना। और क्या पब्लिक सब खरीदती है इसको? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, तो गांधी ने सोचा क्या इसका मतलब इरविन ने टैक्स बढ़ा दिया है नमक इन सब पर। अब गांधी सुबह अगले दिन पहुंचते हैं कांग्रेस कार्यकारिणी में और कहते हैं कि भाई आंदोलन का विषय मिल गया। लोगों ने कहा क्या? नमक को मुद्दा बनाकर आंदोलन छेड़ेंगे। लोगों ने कहा गांधी नमक को? हाँ, नमक बनाने की अभी जिम्मेदारी सरकार के पास है, सरकार नमक बनाती है। हम घर घर नमक बनवाएंगे, सरकार की फैक्ट्रियों में ही तो नमक बनना है, हम घर घर नमक बनवाएंगे। लेकिन इसको बनवाने से पहले, आंदोलन करने से पहले एक बार मैं गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन से बात करना चाहूँगा। गांधी जाते हैं लॉर्ड इरविन के पास, पहुँचते हैं और इरविन साहब से 2 बातें कहते हैं। इरविन साहब, आपसे कुछ रिक्वेस्ट थी। वो कहते हैं क्या? इरविन साहब, माना की महंगाई है, माना की मंदी है, इस मंदी से निपटने का ये रास्ता नहीं था कि आधारभूत वस्तुओं पर आप टैक्स बढ़ा दें? तो इरविन ने कहा अच्छा, इसका मतलब मैं टैक्स भी तुमसे पूछ के बढ़ाऊंगा? इसका मतलब सामान पर क्या टैक्स लगेगा, क्या परसेंटेज होगी, वो भी मैं तुमसे पूछूंगा, आप इंडियन से हैं? नहीं नहीं इरविन साहब, सरकार आप चला रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनता पर ऐसी चीज़ों का अत्याचार करें जिससे जनता मर जाए। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगा सरकार कैसे चलाते हैं? नहीं नहीं इरविन साहब, ये सिखा नहीं रहा, बस एक बात बोलने आया था। उन्होंने क्या? इरविन साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आटा दाल नमक मसाले चीनी चावल जो भी जिसके बिना जनता रह नहीं पाती है उससे टैक्स कम कर दो या लिमिटेड मात्रा में कर दो। अच्छा नहीं है, जनता मर रही है, जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जनता खरीद नहीं पाती, एक वक्त का खाना खा लेती है, दूसरे वक्त तक खरीद नहीं पाती। अच्छा, और ना करूँ तो? नहीं नहीं मैं जानता हूँ आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन ना करूँ तो का विकल्प तो नहीं है। खैर बस हाथ जोड़ रहा हूँ, कर दो। नहीं करूँगा, जा जो करना है कर ले। इरविन साहब, करूँगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको बस जानकारी के लिए बता दूँ, 1919 और 1920 में मुझे तुम्हारे गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने हल्के में लिया था। परिणाम मालूम है ना? असहयोग आंदोलन। अरविंद साहब,
अभी मौका है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं आपको। 1 महीने में या तो इन सब चीजों पर से टैक्स कम कर दो या हटा दो। अगर नहीं किया तो तुम जो नमक सरकार बनाती है ना, उस कानून की अवज्ञा कर दूंगा मैं। अवज्ञा मतलब तोड़ दूंगा उसको। और हाँ, विनय पूर्वक करूंगा। विनय पूर्वक मतलब हाथ जोड़ के करूंगा। और हाँ, सम्मान करूंगा आपका, बेइज्जती नहीं करूंगा। और 1 महीने में अगर आपने इस सबको कम कर दिया या हटा दिया तो आपको थैंक्स बोलने आऊंगा। और हाँ, अगर 1 महीने के बाद 1 महीने तक अगर आपने कम नहीं किया तो एक बार चेम्सफोर्ड को फोन करके पूछ लेना कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तब क्या हुआ था। अगर नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद असहयोग आंदोलन का पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अब आप लोग 1 महीने तक का इंतजार, गांधी जी ने बोला है तो आप 24 घंटे का इंतजार करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर कैसे होगा, और गांधी जी क्या करेंगे, इस बारे में मैं बात करूंगा कल। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक का भी विकल्प है आपके पास में। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं कल।